हम देखेंगे इसका तीसरा पार्ट। और हमने शुरू कर दिया था एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 15, जो कि जो नई एनसीईआरटी है उसमें चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर का नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। ठीक है, तो और हमने इतना पढ़ लिया था और हम इस पे देख रहे थे क्रॉप यील्ड, कैसे क्रॉप यील्ड को बढ़ाया जाए। तो हमने इसके दो, पहला तरीका देख लिया था क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, ये वैरायटी इंप्रूवमेंट करके क्रॉप यील्ड को बढ़ाया जा सकता है। आज हम दूसरा और तीसरा तरीका देखेंगे। दूसरा है क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, ये क्रॉप क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, ये दूसरा है। तो इसमें क्या बोला गया है, इट प्रोवाइड्स इट इट इन्वॉल्व डिफरेंट प्रैक्टिस कैरिड आउट बाय फार्मर्स टू अचीव हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इसमें ना बहुत सारी ऐसी डिफरेंट प्रैक्टिस होती हैं जो काम वाम करते हैं, वैसी प्रैक्टिस होती हैं जो फार्मर करता है, जिससे क्या होता है फार्मर्स है ना क्रॉप हायर स्टैंडर्ड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन को अचीव कर सकता है। द डिफरेंट प्रैक्टिसेस आर, तो इसमें डिफरेंट प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं, यहाँ पर ये है। पहला है न्यूट्रेंट मैनेजमेंट, यानी जितने भी आप न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हो उसको मैनेज करना जरूरी है। मैनेज का मतलब है बैलेंस में रहना, ये नहीं है कि आप एक न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू ज़्यादा कर दो दूसरे की कम कर दो, ऐसा नहीं होता। तो ये न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। दूसरा है इरिगेशन और तीसरा है क्रॉपिंग पैटर्न्स। इन तीनों को अगर हम संभाल के रखते हैं तभी हमारा पैदावार जो होती है वो अच्छी होती है, वरना उसमें इतनी अच्छी पैदावार नहीं हो पाती। तो इसमें पहला देखेंगे हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। फर्स्ट है हमारा, लाइक अदर ऑर्गेनिज्म प्लांट्स आल्सो रिक्वायर सम एलिमेंट्स फॉर देयर ग्रोथ, दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये हमने पहले भी देख लिया था। हर किसी को, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सभी को, और इसके साथ प्लांट्स को भी कुछ एलिमेंट्स चाहिए होते हैं ग्रोथ करने के लिए, और इन्हीं एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, न्यूट्रिएंट्स। जैसे न्यूट्रिएंट्स हमें कई बहुत तरह के होते हैं, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, तो ये कुछ कुछ सोर्स भी हैं। तो एयर से, जो एयर से हमारे जो एयर सोर्स है, और एयर से क्या क्या मिलता है, कार्बन मिलता है और ऑक्सीजन मिलती है। ये दो गैसेस होती हैं जो मिलती हैं। और आपको पता है कार्बन बहुत ज़रूरी है उसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लिए। दूसरा सोर्स है वाटर, वाटर से मिलता है हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये प्लांट को मिलता है। फिर तीसरा आता है सॉइल। सॉइल दो टाइप के यहाँ पर सोर्सेस मिलते हैं। इसमें से पहला है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। एक मैक्रो है, दूसरा माइक्रो है। तो मैक्रो में क्या आएगा, मैक्रो में आपका आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें आते हैं आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर और क्लोरीन और मोलीबिडेनम, ये सारे आ जाते हैं आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे। तो आपको ये याद करने पड़ेंगे, सबसे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। तो माइक्रो और मैक्रो, इन तीन सभी में क्या क्या आते हैं वो आपको याद कर लेना है। अब इनका हमें ना जो यूज़ करना है, इन सभी न्यूट्रिएंट्स का हमें कैसे यूज़ करना है वो एक किसान को पता होना चाहिए। तभी अगर वो इन सब का सही से यूज़ करता है तभी उसकी जो खपत होगी, पैदावार होगी, वो अच्छी होगी। अगर हम अच्छे से यूज़ नहीं करते तो इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ते हैं। और अगर सॉइल की में इनकी ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो सॉइल पॉल्यूशन भी होता है, और फिर वो मिल करके हमारे जो ग्राउंड वाटर है उसमें भी चले जाते हैं और हमारे ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट करते हैं। मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, अब इसके बारे में देखते हैं हम, मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्या होते हैं। तो मैन्योर आपने 8 क्लास के एनसीईआरटी में भी देखा होगा ये। टू इंक्रीज द यील्ड, द सॉइल कैन एनरिच बाय सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब यील्ड को बढ़ाने के लिए, पैदावार को बढ़ाने के लिए जो सॉइल होती है उसको किस में एनरिच होनी चाहिए, वो कुछ न्यूट्रिएंट्स में एनरिच होनी चाहिए। और न्यूट्रिएंट्स कैसे एनरिच होगी वो, क्योंकि उसमें हम न्यूट्रिएंट्स डालेंगे, और न्यूट्रिएंट्स डालने के लिए हमारे पास क्या चीज़ है, मैन्योर है और फर्टिलाइज़र है। यानी अगर आप मैन्योर और फर्टिलाइज़र के रूप में न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करोगे तो वो जो सॉइल होगी वो अच्छे से पैदावार देगी। अब मैन्योर इज ए सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो मैन्योर है वो ऑर्गेनिक मैटर से मिलता है। आपने देखा होगा खाद वगैरह, खरपतवार जितना भी ये सारा होता है, वही पेड़ पौधे हो गए, फिर इन्हें ज़मीन में दबा देते हैं, तो इससे जो इतना भी आता है ये ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो यही सब मैन्योर होता है, ये नेचुरल वाला होता है। इट सप्लाइज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। लेकिन इसकी कमी ये होती है कि जैसे इसमें जो न्यूट्रिएंट्स की जो मात्रा होती है तो बहुत थोड़ी कम होती है।
स्मॉल क्वांटिटीज़ होती हैं उसमें जो सॉइल में जाएगी। तो इसमें ना आप पूरा साल अगर आपको छोड़ना पड़ेगा पूरा खेत को, और इसमें जब मैन्योर डालोगे तब वो 1-2 महीने 3-4 महीने बाद अच्छे से उसकी फसल जो ईल्ड होगा वो अच्छे से बढ़ेगी, और जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो भी अच्छे से बढ़ पाएगी। ये इसमें बहुत टाइम लगता है। अब क्योंकि हमने इस चैप्टर में देखा टाइम ही नहीं है हमारे पास, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लैंड भी नहीं है, तो एक तरीके से ये थोड़ा सा ये कम पड़ जाता है मैन्योर। मतलब डालने में कम नहीं बढ़ता, ये हमारी आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पाता। अब इट प्रिपेयर्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीट एंड प्लांट वेस्ट। अब ये बनता कैसे है? ये बनता है जो एनिमल एक्सक्रीट होते हैं, जैसे गाय का गोबर हो गया, भैंस का गोबर हो गया, ये सभी जितने भी गोबर वगैरह हो गए, एक्सक्रीटा जो हो गए, उनका मलमूत्र। और दूसरा प्लांट वेस्ट, जैसे पेड़ पौधे मर जाते हैं तो उनको दबा दिया जाता है, या उनको आपने देखा होगा बायोगैस सप्लाई बनाया जाता है, एक गड्ढे में डाल दिया जाता है, पीट होल में डाल दिया जाता है, यहाँ सारा फिर सड़ता रहता है, फिर उसके उसमें से उसमें इसमें पानी भी डाल दिया जाता है, और यहाँ से एक पाइपलाइन जाती है और ये जो पूरे खेत में चली जाती है। तो इससे ना पूरी मिट्टी में, सॉइल में फर्टिलाइज़र का ये काम करता है मैन्योर जो होता है, और इसकी जो फर्टिलिटी है उसे बढ़ा देता है। तो ये इससे बना होता है। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूट जाना। इन सब छोटे छोटे ये एनिमल और प्लांट जो वेस्ट होता है इससे मिलकर बना होता है, ये सब टूट जाता है सारा का सारा। अब वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैन्योर। अब इसके बहुत सारे फॉर्म्स है मैन्योर के। तो पहला कौन सा है? कंपोस्ट। दूसरा है वर्मी कंपोस्ट। तीसरा है ग्रीन मैन्योर। कंपोस्ट क्या होता है? द प्रोसेस इन विच एनिमल एक्सक्रीट, जैसे कि काउडंग और किचन वेस्ट, प्लांट रिमेन्स, वेस्ट फूड और सीवेज वेस्ट एटसेट्रा आर डिकम्पोज्ड इन पिट्स इज नोन आज कंपोस्टिंग। जैसे मैंने आपको बताया, एक पिट होता है, होल होता है, गड्ढा होता है, और गड्ढे में ये सभी चीज़ों को डिकम्पोज करा जाता है, और इसी को बोला जाता है कंपोस्टिंग। तो इसमें आ जाएगा आपका एनिमल एक्सक्रीटा, जैसे काउडंग हो गया, किचन वेस्ट हो गया। अब ये भी आता है कि अब आपने देखा होगा हर जगह जो कचरे के डब्बे होते हैं वहाँ पर ग्रीन और ब्लू ऐसे रंग बने होते हैं, और एक और रहेगा तो येलो, और एक और इससे भी ज़्यादा रहेगा तो वो रेड हो जाएगा। ये हॉस्पिटल वगैरह में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन आप ग्रीन और ब्लू हर जगह देखने को मिल जाएंगे आपको। तो ग्रीन जो होता है वो इसलिए बोला जाता है कि जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे कि किचन वेस्ट हो गया, प्लांट रिमेन्स हो गए, जैसे आपने केला खाया तो उसके छिलकों को आपको कहाँ फेंकना है? जो हरा डब्बा होगा उसमें फेंकना है। तो इसलिए वो हरा डब्बा रखते हैं। और वेस्ट फूड हो गया, कुछ भी हो गया, आपको हरे डब्बे में फेंकना है, ग्रीन डब्बे में। तो जिससे है ना वो आपस में डिकम्पोज हो जाएगा, और बाद में वो किस काम आएगा? हमारे ये मैन्योर के काम आएगा। इसलिए 2 डब्बे रखे जाते हैं, और इसे बाद में छांटने में भी आसानी होती है। अब ब्लू वाले में क्या होता है? नॉन ऑर्गेनिक रखा जाता है, जो टूटता नहीं है, कागज़ प्लास्टिक वगैरह इसमें रखो, हो जाएगा। रेड वाले में आपका जो वही रेड से खतरे का निशान, जो बिल्कुल ही टॉक्सिक वाला होता है, वो इसमें रखा जाता है, जैसे हॉस्पिटल वगैरह में होता है ये सब। तो ये होता है कंपोस्ट से बनता है ये। दूसरा है वर्मी कंपोस्ट। अब वर्मी आपको पता है केंचुआ, तो वर्मी केंचुए से बनाया गया कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट कहला जाता है। और ये अर्थवर्म हो गया। कंपोस्ट प्रिपेयर्ड बाय अर्थवर्म टू hasten the process of decomposition of plants and animals refuse is called वर्मी कंपोस्ट। तो इसमें बताया गया है जो प्लांट और एनिमल का रिफ्यूज़ होता है, यानी प्लांट और एनिमल का जो वेस्ट होता है, उसको ये अर्थवर्म क्या करते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा इसकी बहुत, अब तो वर्मी कंपोस्ट की तो बहुत व्यवसाय भी बहुत बढ़ गया है, लोग बाग अपने खेतों में ही इसको बना लेते हैं। अब वो क्या करते हैं, अपने आसपास अपने जगह पर है ना, बहुत जहाँ बहुत सारे डेयरी फार्म होते हैं वहाँ से गोबर को लेकर के आ जाते हैं, और ये समझ लो ये पूरा एरिया है, ज़मीन है, और इस एरिया में लंबे लंबे ऐसे बेड बिछा देते हैं, इन्हें बेड बोला जाता है ऐसे ही। और ये गोबर के बेड होते हैं, इसको गोबर यहाँ रख देते हैं, बिछा देते हैं। फिर उस गोबर को ठंडा किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर पानी, उसके अंदर बहुत गर्मी होती है, तो उसको पानी डाला जाता है, ठंडा किया जाता है। और जब वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है, उसमें से गैस वगैरह जो निकल जाती है, मीथेन वगैरह, तो उसमें ना केंचुए छोड़े जाते हैं। केंचुए छोड़े जाते हैं, और केंचुए आपको पता है गोबर में अपना घर बना लेते हैं, और उसी गोबर को वो खाते हैं। केंचुए ज़मीन के नीचे चले जाते हैं और इसको खाते रहते हैं। फिर क्या होता है, ये 3 महीने में, 3-4 महीने में ये पूरा जितना भी एक बेड होता है, उस वो बेड गोबर से हट करके एक वर्मी कंपोस्ट में चेंज हो जाता है, यानी उसमें चेंज हो जाता है। फिर इस वर्मी कंपोस्ट को निकाल लेते हैं और खेतों में यूज़ कर लेते हैं, और इन्हीं को ही प्लांट उसमें पन्नी में भर भर के, जैसे आप घरों में भी यूज़ करते हो, तो वर्मी कंपोस्ट का देखा होगा, जो घरों में छोटे छोटे पैकेट आते हैं खाद के, वो भी यही होते हैं। तो इस तरीके से ये यूज़ किया जाता है, और इस तरह से इसकी मार्केट भी बहुत बढ़ रही है। ये प्रोसेस आप भी कर सकते हो अगर आपके पास खाली जगह पड़ी है तो। लेकिन इसमें टाइम बहुत लगता है, 3-4 महीने का लग ही जाता है। अगर आपके पास 100 बेड ऐसे बिछा लेते हो तो आपकी अच्छी कमाई भी हो सकती है।
तो यही अर्थवर्म से होता है। तीसरा है ग्रीन मैन्योर। अब सम प्लांट्स लाइक सन हेम्प गोर आर ग्रोन एंड आफ्टर समटाइम्स मल्च बाय प्लॉगिंग इन द फील्ड। अब मैंने बताया था कि अगर आपके पास एक फील्ड है, उसमें ना आपने कोई पैदावार नहीं करी है, तो उसमें आपकी उसको फर्टिलिटी कम हो गई है, उसकी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी कम हो गई है उस लैंड पर, तो आपको क्या करना है, उस पर और कोई फसल मत उगाओ, उस पर ना ये ऐसी कुछ तरह की फसल उगा दो, ग्रीन मैन्योर करके ऐसी फसल उगा दो। और ये एक फसल है ना, या तो आप इसे यूज़ कर सकते हो जानवरों के लिए, कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिन्हें हम खा भी सकते हैं, जैसे ग्वार की फली हो गई। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, इन फसलों को उगाने के बाद फिर इन्हीं के ऊपर है ना ट्रैक्टर चला दिया जाता है, यानी इसी को उखाड़ते नहीं है, ना ही काटते हैं, और ट्रैक्टर चला देते हैं और इसे मिट्टी में मिला दिया जाता है। और जिससे कि है ना ये जो अच्छी तरीके से है ना मिट्टी में मिल जाते हैं। और ये एक तो जब ये बड़े हो रहे थे, ये ज़मीन है, ये मिट्टी है, बड़े हो रहे थे तो इनकी जड़ों से अच्छे से वो मिल रही थी, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे थे, जा रहे थे और सॉइल को। लेकिन जब इसका ये वाला ऊपर वाला हिस्सा भी ज़मीन में मिल जाता है तो ये और भी ज़्यादा अच्छे से इसकी न्यूट्रिशन मिल जाते हैं सॉइल को। तो ये दो तरीके से काम करते हैं। तो ये वाले जो इनको उगाने से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो अच्छे से बढ़ जाती है, तो इसी को बुलाता है ग्रीन मैन्योर। अब दिस ग्रीन प्लांट्स टर्न्स इनटू ग्रीन मैन्योर। और जो ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो किस में आ जाते हैं, ग्रीन मैन्योर का काम करते हैं। दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। और ये किस में रिच होते हैं, इससे रिच होते हैं आपके नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में, क्योंकि नाइट्रोजन वाले प्लांट होते हैं ये अच्छे से नाइट्रोजिफिकेशन करते हैं अच्छे से। हाँ, फिर फॉस्फोरस, ये दो चीज़ों में ये अच्छे होते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा होता है, तो ये सम हेम्प और गुर, ये वाले जो ग्रीन मैन्योर होते हैं इसमें अच्छे से नाइट्रोजन मिलता है। अब नेक्स्ट है हमारा फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। तो फर्टिलाइजर हमारे फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होते हैं। हमने मैन्योर का देख लिया, मैन्योर क्या होता है, आपका नेचुरल होता है, लेकिन जो फर्टिलाइजर होते हैं वो फैक्ट्री में बनते हैं। दे आर मेड अप ऑफ केमिकल सब्सटेंस। और ये किससे बनाए जाते हैं, केमिकल सब्सटेंस से बनाए जाते हैं। दे हैव लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन फॉस्फेरस एंड पोटेशियम। और इसमें ना बहुत लार्ज अमाउंट, हमने उसमें देखा था, इसमें क्या होता है, स्मॉल अमाउंट होता है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन टू द सॉइल डालते हैं, स्मॉल क्वांटिटीज। और इसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट होता है इसमें, क्योंकि हम इसे ना फैक्ट्री में बना रहे हैं, तो अपने हिसाब से इसमें हम अपने न्यूट्रिएंट्स की जो क्वांटिटी है उसको मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए जितना चाहिए हमें उतना हम इसमें डाल सकते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फेरस और पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है। फर्टिलाइजर्स आर ईजिली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट सिंस दे आर सोल्यूबल इन वाटर इट इज़ कॉस्टली। फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो आराम से ना प्लांट इसको आराम से एब्जॉर्व कर लेता है। क्यों, क्योंकि है ना ये पानी में सॉल्यूबल होते हैं, क्योंकि पानी में सॉल्यूबल नहीं होंगे तो आराम से एब्जॉर्व नहीं कर पाएंगे, तो इनका कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा। तो इसे ऐसे बनाया जाता है कि ये पानी में सॉल्यूबल हो सके, और इसी वजह से ये क्या होते हैं, कॉस्टली भी होते हैं। अब हम थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं मैन्योर में और फर्टिलाइज़र में। मैन्योर दे आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और जो फर्टिलाइज़र है वो क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। और दे आर मेड अप ऑफ नेचुरल सब्सटेंस, जैसे कि डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट, हमने देख लिया था पीछे। और ये फर्टिलाइजर हैं, दीज आर मेड ऑफ केमिकल सब्सटेंस, ये केमिकल सब्सटेंस से बनाए गए हैं। फिर थर्ड पॉइंट है दीज हैव लेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि हमने देखा इनमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा थोड़ी कम होती है और इसमें ज़्यादा होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर में। अब इसमें देखते हैं, दीज आर चीप एंड आर प्रिपेयर्ड इन रूरल होम्स और फील्ड। ये रूरल होम्स और फील्ड में बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, फील्ड को खुला छोड़ दो ऐसे ही और उसमें फसल उगा दो, या फिर गोबर की खाद डाल दो, आपका ही बन जाएगा, इसमें और कुछ नहीं होता। तो इसलिए थोड़ा सस्ता होता है। और ये वाला जो होता है फर्टिलाइज़र, ये कॉस्टली होता है, क्योंकि इसको फैक्ट्री में बनाया जाता है और इसमें थोड़ी सी साइंटिफिक नॉलेज भी चाहिए होती है। तो जो लोग होते हैं इसे बनाते हैं तो उसका वो पैसा भी लेते हैं। अब मैन्योर आर स्लोली ऑब्जर्व एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स सिंस दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। तो जो ये मैन्योर होते हैं वो धीरे धीरे प्लांट है ना, धीरे धीरे उन्हें एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि ये पानी में इनसॉल्यूबल होते हैं, पानी में घुलते नहीं हैं जल्दी से। और अभी हमने देखा जो फर्टिलाइजर होते हैं वो ईजिली एब्जॉर्ब होते हैं बाय द प्लांट सिंस दे आर सॉल्यूबल इन वाटर। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ डिफिकल्ट टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। इसको है ना डिफ़िकल्टी होती है कि इसको स्टोर कर सको और इसको ट्रांसपोर्ट कर सको, क्योंकि आप अब बताओ, इतना बड़ा आपने ये खेत है, इसमें है ना लेग्यूम प्लांट उगा दिया, अब इसको कैसे स्टोर या ट्रांसपोर्ट करोगे, आप नहीं कर सकते। आपको उसी फसल में उसे बोना पड़ेगा, उसी में ही काट देना पड़ेगा। और गोबर है, गोबर भी इतना बड़ा बड़ा होता है, लेकिन आज जो व्हीकल की वजह से गोबर के जो बेड होते हैं तो उसको आप लेके जा सकते हो, लेकिन उसमें भी खर्चा होता है।
समझे। तो ये स्टोर करने में, ट्रांसपोर्ट करने में थोड़ी कठिनाई आती है, लेकिन जो फर्टिलाइज़र होते हैं देयर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन इज़ ईजी, वो ईजी होता है, कट्टों में भर भर के हम दे सकते हैं, ये थोड़ा ईजी हो जाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इरिगेशन। हमने ये देख रहे थे डिफरेंट प्रैक्टिसेस, उसमें हमने देख लिया था पहला न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट, अब हम देखेंगे इरिगेशन। ये सेकंड वाला है इरिगेशन, इसको देखते हैं अब। इरिगेशन का हिंदी में होता है सिंचाई, जो पानी डालते हैं हम, सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड इरिगेशन। खेतों में पानी डालना उसी को बोला जाता है इरिगेशन। अब मेथड ऑफ इरिगेशन आपने 8th क्लास में भी ये पढ़े होंगे साइंस में। अब क्या क्या मेथड होते हैं इरिगेशन के, तो ये होते हैं पहला 2 टाइप्स ऑफ वेल्स, और दूसरा होता है कैनल्स, फिर तीसरा रिवर्स लिफ्ट सिस्टम, चौथा है टैंक्स। इसमें हम देखेंगे। फिर पांचवा आ जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये सारे 5 मेथड हम देखेंगे, और ये इजी हैं, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इन्हें समझ में। तो 2 टाइप्स ऑफ वेल्स, तो पहला होता है डग वेल्स, दूसरा होता है ट्यूब वेल्स। डग वेल्स आपने देखे होंगे कुएं वगैरह जिन्हें खोद के बनाते हैं। ट्यूब वेल्स होते हैं जो ट्यूबवेल होते हैं, जो जनरेटर से चलते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, उससे पानी ऊपर आता है। तो ये 2 तरह के होते हैं। तो डग वेल्स होते हैं, डग वेल्स वाटर इज कलेक्टेड बाय द बुलक ऑपरेटेड डिवाइसेस और बाय पंप्स, इनसे लिया जाता है ये, या आप खुद भी खींच सकते हो ऐसे हाथों से। और ट्यूब वेल्स जो होते हैं वेरी डीप अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबल फॉर इरिगेशन। तो ट्यूबवेल होते हैं बिल्कुल ज़मीन में पाइप डाले जाते हैं और वहाँ से ऐसे पानी बाहर निकाला जाता है, अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकाला जाता है। अब मोटर पंप इज़ यूज फॉर लिफ्ट वाटर, अब मोटर पंप इसमें यूज़ होता है। अब सरकार ने क्या किया है कि इस ट्यूबवेल की वजह से ना बहुत बिजली की खपत होती थी, और क्योंकि बिजली यहाँ पर मिलती रहती थी, तो इसकी वजह से क्या होता है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल होता है वो भी बहुत डिक्रीज हो जाता है। तो इसका कमी को पूरा करने के लिए और डीजल की बचत करने के लिए, उससे पॉल्यूशन वगैरह भी होता है, तो सरकार ने अब इनके लिए ना जो डीजल जनरेटर की हटा करके जो लेकर के आए हैं, वो सोलर पंप का यूज़ किया जा रहा है। उसके बदले जो सोलर पंप होते हैं, वहाँ से वो अपने आप उसको वो सोलर एनर्जी से चार्ज होते हैं और फिर चल सकते हैं, इससे उनका खर्चा भी कम बचता है। तो 2 टाइप के होते हैं, डग वेल्स और ट्यूब वेल्स। दूसरा है आपका कैनल्स, दीज गेट वाटर फ्रॉम लार्ज रिवर, जो लार्ज रिवर से आता है पानी उसको कैनल बोलते हैं। जैसे एक रिवर जा रही है, ऐसे एक रिवर है, अब इसका पानी ये सीधी जा रही है और हमें इस खेत में पानी लेकर के आना है, तो हम क्या करेंगे, इस यहाँ से ना एक कैनल निकाल देंगे ऐसे, जो इस खेत में आ जाएगी, और इस कैनल को ही हम ऐसे ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं, जो आसपास के खेत में भी चली जाएगी। तो यही होता है, लार्ज रिवर से ये पानी लेकर के आते हैं। अब रिवर लिफ्ट सिस्टम, अब इन दिस सिस्टम वाटर इज डायरेक्टली टेकन, इसमें डायरेक्टली लिया जाता है, टेकन फ्रॉम द रिवर्स थ्रू द पंप्स। और इसमें क्या होता है, जैसे कि ये रिवर है, अब इसमें क्या होगा, इसी रिवर से पानी पंप डाल करके निकाल लिया जाएगा। दिस सिस्टम इज़ यूजफुल फॉर इरिगेशन इन एरिया क्लोज टू रिवर, और ये कहाँ पर अच्छा है, जो रिवर के पास में है, क्योंकि यहाँ पास में है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस पाइप डालो और मोटर चलाओ, पानी आ जाएगा। तो रिवर लिफ्ट सिस्टम, लिफ्ट का मतलब होता है पानी को खींचना ऊपर की तरफ। अब टैंक्स हो गया, दीज आर स्मॉल स्टोरेज रिजर्वायर, टैंक्स बना देते हैं, जैसे कि यहाँ पे टैंक्स बना दिया और पानी आया, इसमें स्टोर करके रख दिया, और फिर इस पानी को दूसरे जगह से ऐसे पाइपलाइन से खेतों में डाल दिया जाता है। अब 5वां है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये तो आपने अच्छे से पढ़ा ही होगा, बच्चों को पता होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ए accumulation of water in tanks for later use. This also prevent soil erosion. वैसे सॉइल इरोशन भी कम हो जाता है। जैसे ये छत है, एक ये घर है और यहाँ पर छत है, अब इसमें से क्या होगा, पानी जब बारिश होगी तो ये पानी आ जाएगा इधर, और इधर जो पाइप है छत पे, यहाँ से पाइप है, वो पाइप लगा हुआ, और इस पाइप से पानी नीचे आएगा, और यहाँ पर एक गड्ढा बना हुआ है, वो सारा पानी यहाँ इस गड्ढे में जमा हो जाएगा। तो यही हो जाता है। एक तो ये छोटा सा एग्जाम्पल है, हमने बड़े बड़े रिजर्वायर भी देखे हैं, जो हिस्ट्री हमने एंशियंट हिस्ट्री में भी देखे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े रिजर्वायर हैं, वो ऐसे बने होते हैं बहुत बड़े एरिया में, 1-2 किलोमीटर में भी। और जो क्या होता है, पानी जब बारिश होती है तो ये ढलान से बनाए जाते हैं, और सारा पानी इधर आके इकट्ठा हो जाता है सारी जगह से आकर के, तो इसकी वजह से यहाँ इकट्ठा हो जाता है, और इस पानी को इकट्ठा रहने से इसको बाद में यूज़ किया जाता है इरिगेशन के लिए। और जब ये पानी इकट्ठा हो जाता है यहाँ पर आकर के, तो ये सॉइल इरोशन को ही बचाता है। सॉइल इरोशन को का मतलब होता है, जो धरती की ऊपर की जो मिट्टी है वो पानी के साथ बह जाती है, तो बिल्कुल मिट्टी जो होती है उसी में ही फर्टिलिटी होती है, वो मिट्टी बह जाती है, तो पौधे ठीक से तरीके से उग नहीं पाते। ये सॉइल इरोशन को भी बचाता है। अब नेक्स्ट है क्रॉप पैटर्न। हम ये देख रहे थे कि डिफरेंट प्रैक्टिस कौन कौन सी हैं। तो पहला हमने देख लिया था न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट,
ये देख लिया था हमने न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट, और इसके बाद हमने अब देख लिया इरिगेशन, और अब हम देखेंगे क्रॉपिंग पैटर्न। तो ये तीसरा है क्रॉपिंग पैटर्न। अब डिफरेंट पैटर्न्स आर यूज्ड टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन फ्रॉम क्रॉप फील्ड। बहुत सारे तरह के अलग अलग पैटर्न यूज़ किए जाते हैं ताकि जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सके। अब द डिफरेंट पैटर्न्स आर, पैटर्न का मतलब होता है कि आप जैसे एक खेत है, खेत में आपने, अब इस फील्ड में क्या होगा, जैसे सर्दी का मौसम है तो इसमें रबी की फसल उगा दो, और जब रबी की फसल कटने के बाद इसमें फिर से दूसरी मौसम की फसल उगा दो, जैसे उसके बाद जायद की फसल उगा दो या फिर खरीफ की फसल उगा दो। तो इस तरीके से ना ऐसे अलग अलग पैटर्न से हम फसलें उगाते हैं तो इसके फर्टिलिटी बनी रहती है। तो यही है डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न। और भी हैं जैसे कि मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन। अब इसमें पहले देखेंगे मिक्स क्रॉपिंग, फिर उसके बाद इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन। मिक्सिंग क्रॉपिंग में होता है कि ग्रोन टू और मोर देन टू क्रॉप टुगेदर ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड मिक्सिंग क्रॉपिंग। तो यानी एक ही लैंड है उस पर है ना एक से ज़्यादा फसल उगा देने से, एक ही सेम लैंड पर ही एक से ज़्यादा फसल जब उगा लेते हैं तो उसे बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग। जैसे कि वीट और ग्राम, इन दोनों को एक साथ लगा दो तो इससे क्या होता है, फर्टिलिटी बनी रहती है वीट और ग्राम से। और वीट एंड मस्टर्ड उगा दो, ग्राउंड नट एंड सनफ्लावर उगा दो। तो इस तरीके से ये मैचिंग है कि इसके साथ ये मैच करेगा और इसके साथ ये मैच करेगा। तो एक है ना, जैसे वीट है ये फर्टिलिटी को कम कर देगा, ये सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेगा, तो लेकिन जब ये न्यूट्रिएंट्स ले लेगा तो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी। तो इसलिए ग्राम अगर उसमें और साथ में उगाएंगे तो ग्राम क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता रहेगा। तो ये वीट जो हो रहा है सॉइल फर्टिलिटी को कम कर रहा है, और साथ ही साथ ग्राम जो करेगा वो सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता रहेगा। तो इसे एक कम और एक ज़्यादा ऐसे करता है। ऐसे वीट उगाओगे तो मस्टर्ड उगा दो, ग्राउंडनट और सनफ्लावर उगा दो। इस तरीके से ये पैटर्न होता है, मिक्स पैटर्न होता है। मिक्स का मतलब ये नहीं कि आप कोई भी जो मर्जी फसल उगा दो, ऐसा नहीं है। आपको ये उगाना चाहिए कि अगर कोई एक चीज़ को नेगेटिव कर रहा है, नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है, तो दूसरी फसल ऐसी उगा जो पॉजिटिव इफेक्ट डाले। समझे? ऐसे नहीं कि आपने दोनों फसल ऐसी उगा दी जो नेगेटिव हो, तो फसल तो भाई बंटाधार हो जाएगा फसल का तो, और ज़मीन का भी। अब दूसरा है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग, टू और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द सेम फील्ड इन डिफरेंट पैटर्न, फ्यू रोज ऑफ वन फॉलोड बाय फ्यू रोज ऑफ अदर्स। इसमें क्या होता है, एक सेम फील्ड पर है ना दो या दो से ज़्यादा क्रॉप को एक साथ उगा दिया जाता है, लेकिन उसका जो पैटर्न होता है वो डिफाइंड होता है। जैसे कि कुछ रोज में आपने जैसे कुछ रो उगा रहे हो, दो रो उगाई, तो दो रो में कोई भी फसल उगाई तो उसके नेक्स्ट रो में कोई दूसरी फसल उगेगी, फिर उसी की नेक्स्ट रो में कोई दूसरी फसल उगेगी। इस तरीके से ऐसा होता है। जैसे कि आपने यहाँ दो रो लगा दी, यहाँ पर मेज की रो लगा दी, मेज़ उगा दिया, यहाँ पर मेज़ की फसल है, इसके साथ एक और रो लगाई और इसमें ना पीजन पीस लगा दिया। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पर क्या किया, फिर से एक दो तीन, यहाँ पर मेज़ की फसल लगा दी, इसके बाद एक पीजन पीस की फसल लगा दी, फिर ऐसे एक दो ऐसे कर दिया। तो इस तरीके से आप है ना इसमें कुछ भी ऐसे लगा सकते हो, यानी बीच में आपने मेज़ के बीच में पिजन पीस की फसल लगा दी है। तो ऐसे ही यहाँ पर एग्जांपल दे रखे हैं, सोयाबीन प्लस मेज़, सोयाबीन लगा दो फिर मेज़ लगा दो। फिंगर नटल यानी बाजरा या फिर काउपी लोबिया, जो लोबिया होती है, इन दोनों को लगा दो। तो ये एग्जांपल है कि आपको कैसे इंटरक्रॉपिंग करनी है। तो सोयाबीन, जैसे दो लाइन में सोयाबीन हो गई, फिर एक लाइन में मेज़ हो गई, फिर ऐसे ही जो बाजरा होगा वो दो लाइन में बाजरा हो गया, फिर लोबिया हो गया वो एक लाइन में हो गया। इस तरीके से इसको इंटरक्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। अब तीसरा आता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है, रोटेशन का आपको पता ही होगा, उसको अलग अलग रोटेट कर देना। तो क्रॉप रोटेशन इज अ पॉलिसी ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप वन आफ्टर अनदर ऑन द सेम फील्ड। यानी एक क्रॉप के बाद इसके बाद दूसरी क्रॉप उगा दो, वही क्रॉप मत उगाओ, तो रोटेट कर दो उसे। इफ सम क्रॉप इज ग्रोन अगेन एंड अगेन, यदि एक क्रॉप के बाद दो एक ही क्रॉप है ना बार बार उगाई जाती है एक ही फील्ड पर, तो सेम न्यूट्रिएंट्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सॉइल अगेन एंड अगेन। तो क्या होगा कि सेम न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, बार बार सेम न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम हो जाएगी, वो ले लिए जाएंगे फसल द्वारा, तो सेम न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम हो जाएगी। तो दूसरे न्यूट्रिएंट्स बने रहेंगे, लेकिन जो कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो खत्म हो रहे हैं वो खत्म ही हो जाएंगे। वी शुड चूज डिफरेंट क्रॉप्स सो दैट ऑल न्यूट्रिएंट्स ऑफ सॉइल आर यूज। तो हमें डिफरेंट क्रॉप्स का यूज़ करना चाहिए ताकि सॉइल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं हम उस सभी का यूज़ कर सकें, ना कि सिर्फ एक कुछ ही का। ये हैं सारे तीनों आपके मिक्स क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन। अब इसका है एडवांटेजेस ऑफ क्रॉप रोटेशन। एडवांटेजेस क्या क्या हैं,
तो एडवांटेजेस होता है सबसे पहला सॉइल फर्टिलिटी इज़ मेंटेन, जो सॉइल फर्टिलिटी होती है वो बनी रहती है, सबसे पहला एडवांटेज तो यही है इसका। दूसरा, इट कंट्रोल्स पेस्ट एंड वीड्स, ये पेट्स और वीड्स को भी कंट्रोल रखता है। तीसरा, सेवरल क्रॉप कैन बी ग्रोन इन सक्सेशन विद ओनली वन सॉइल प्रिपरेशन, यानी कि अगर कोई कुछ फसलें ऐसी होती हैं कि अगर आपने कोई फसल उगा रखी है, उसको काट दिया आपने, उसके काटने के बाद हम है ना सॉइल प्रिपेयर करते हैं, दोबारा से उस पर खेती वगैरह करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो इसमें बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपने खेती कर दी तो कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं कि जो नेक्स्ट उगाओगे आप, तो आपने जो पीछे वाली थी उसको काट दिया, उसके बाद जो आपने सॉइल प्रिपरेशन करा, तो उसके लिए एक ही बार सॉइल प्रिपरेशन की जरूरत है, बार बार मिट्टी को टिल्टिंग वगैरह नहीं करना, एक ही बार करो और वो फसल उग जाती है। तो यही होता है क्रॉप रोटेशन का फ़ायदा, कि कुछ क्रॉप्स होती हैं जिनमें ज़्यादा आपको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी होती, एक बार ट्रैक्टर चलाओ और काम ख़त्म हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट, ये हमारा तीसरा टॉपिक है, क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट। इसे हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो बने रहना मेरे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।